हेलो फ्रेंड्स, बीएससी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। माय नेम इज आशीष गिरी और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकंड ईयर बॉटनी का थर्ड सेमेस्टर है प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। दोस्तों, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं जो कि आपके एग्जामिनेशन पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा। जैसे आप उस लिंक पर प्रेस करेंगे आप उस प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे, या फिर आप चैनल के अंदर जाएंगे आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है प्लाज्मोलाइसिस एंड डीप्लाज्मोलाइसिस, और इन दोनों टॉपिक्स को कवर करने के बाद इसी वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे टॉपिक इम्बाइबेशन इन प्लांट्स। तो इन तीनों टॉपिक्स को इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। इससे पहले हम कवर कर चुके हैं ट्रांसपिरेशन टॉपिक, ट्रांसपिरेशन का मैकेनिज्म जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद हमने कवर किया डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, टर्गर प्रेशर, वाल प्रेशर। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि प्लांट फिजियोलॉजी का जो बेसिक्स होता है वो हम क्लियर कर चुके हैं। अब इसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेटेड और जितने भी टॉपिक्स हैं उसको हम धीरे धीरे कवर करेंगे इस चैनल पर। तो दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है बायो बुक टैग। बायो बुक टैग के नाम से हमारा टेलीग्राम का ग्रुप बना हुआ है, आप वहां पर जाकर के उस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। सिंपली आपको एक टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, सर्च करना है बायो बुक टैग। जैसे आप ग्रुप सर्च करेंगे आप उस पर क्लिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे एक ज्वाइन का ऑप्शन मिलेगा, आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, वहां पर मैं आपको बीएससी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या नोट्स अगर मेरे पास अवेलेबल है तो मैं वहीं पर प्रोवाइड करता हूं, और वहां पर कई सारे बीएससी के जो स्टूडेंट हैं आपस में जुड़े हुए हैं तो वो आपस में भी एक दूसरे को नोट्स शेयर करते हैं, तो आप उस चैनल पर जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हेडिंग डाल लीजिए प्लांट फिजियोलॉजी लेक्चर नंबर 8 प्लाज्मोलाइसिस एंड डीप्लाज्मोलाइसिस। दोस्तों, डीप्लाज्मोलाइसिस को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, और जब हम इन दोनों टॉपिक्स को कवर कर लेंगे कि प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, डीप्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, उसके बाद हमारा जो टॉपिक नंबर 3 है जो कि इसी वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे वो है इम्बाइबेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए प्लाज्मोलाइसिस। यहाँ पर ये जो थ्योरेटिकल पोर्शन है इस पर अभी हम ध्यान नहीं देंगे। सबसे पहले हम इसको एक्सपेरिमेंटली समझते हैं कि प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है। दोस्तों, क्या होगा जब आप किसी प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल दें। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये निकलता है कि सबसे पहले कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता क्या है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जैसे हमने यहाँ पर एक बीकर ले लिया है, हमने इसमें एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन लिया है, हमने एक सॉल्यूशन ले लिया है जिसे हम कह रहे हैं कि ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। अब उसके अंदर हमने डाल दिया है प्लांट सेल। अब यहाँ पर प्लांट सेल के अंदर क्या एक्टिविटी होगी, तो देखिए दोस्तों, सिंपली यहाँ पर होगा डिफ्यूज़न, और डिफ्यूज़न के टॉपिक्स ये सब मैं कवर कर चुका हूँ। आप पहले से ही वीडियोस जो अवेलेबल है उसको आप देख लीजिए ताकि आपका ये कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए, ऑस्मोसिस, डिफ्यूज़न, ये सब। तो दोस्तों, सिंपली यहाँ पर ये जो आप प्लांट सेल देख रहे हैं इसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है या सेलसेप है उसकी कंसंट्रेशन इस बाहर जो मीडियम है या सॉल्यूशन है इसकी कंसंट्रेशन से कम है। यानी सिंपली मैं कहूँ तो बाहर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सेल के अंदर जो कंसंट्रेशन है वो कम है। अब इस कंडीशन में क्या होता है, वाटर मूव करता है लेस कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ। यानी वाटर जो है वो कहाँ से कहाँ मूव करेगा, क्योंकि हमने देखा कि प्लांट सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है उसकी कंसंट्रेशन कम है और बाहर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, क्योंकि हमने लिया है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो वाटर कहाँ से कहाँ मूव करेगा, प्लांट सेल के अंदर जितना भी अमाउंट ऑफ वाटर रहेगा वो एक्सटर्नल मीडियम में चला जाएगा, यानी बाहर सॉल्यूशन में चला जाएगा। ठीक है, यानी बाहर के। अब इसमें क्या हुआ, एक्सोस्मोसिस, और इस घटना को कहा जाता है एक्सोस्मोसिस, जब अंदर का जो वाटर है प्लांट सेल के वो बाहर निकल जाए। अब यहाँ पर ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि दोस्तों हमने यहाँ पर भी ग्रेडियंट डेवलप किया जिसकी वजह से यहाँ पर भी हुआ सिंपली डिफ्यूज़न, और डिफ्यूज़न एक पैसिव प्रोसेस है, यानी इसमें एनर्जी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो सिंपली एक चीज़ आप समझ गए कि ये जो प्लांट सेल है इसके अंदर वाटर बाहर क्यों निकला, क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन में डिफरेंस क्रिएट किया गया, एक ग्रेडियंट डेवलप किया गया, बाहर की कंसंट्रेशन ज़्यादा हुई और अंदर की कंसंट्रेशन कम हुई। और ये चीज़ें मैं ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुका हूँ। आई होप यहाँ पर आपको बिल्कुल आसानी से इतनी बात समझ में आ गई होगी। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, हो सकता है आप इससे कन्फ्यूज़ भी हो जाएँ या फिर आपके अंदर तर्क करने की शक्ति और बढ़ जाए। दोस्तों, यहाँ पर हमने कह तो दिया है कि ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, लेकिन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ये एक स्पेसिफिक कंडीशन में है, क्योंकि हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक प्लांट सेल लिया है। ये प्लांट सेल के लिए ही हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। ध्यान रखना, जो भी आपने ये सॉल्यूशन लिया है ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन किसके लिए है, प्लांट सेल के लिए है। ये ऐसा नहीं है कि अगर आप इसमें प्लांट सेल के बदले कोई ऐसी चीज़ ले लें जिसकी कंसंट्रेशन इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन से ज़्यादा है
तो उस कंडीशन में जानते हो क्या होगा, उस कंडीशन में ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा। ध्यान रखना, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट करके रखना, क्योंकि इन दोनों की प्रोनाउंसिएशन कुछ ऐसी है कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, दोनों को एक समान समझ लेते हैं और वहीं पर कंफ्यूजन हो जाती है। तो सिंपली इतनी बात तो आप क्लियर हो चुकी है कि इस प्लांट सेल के अंदर जो अमाउंट ऑफ वाटर था वो बाहर निकल गया। अमाउंट ऑफ वाटर बाहर निकलने से क्या होता है, ये जो आप देख रहे हैं बाहर सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये दोनों आपस में सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे और धीरे धीरे जिनका जो प्रोटोप्लाज्म होगा वो श्रिंक होगा, सिकुड़ जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, सिकुड़ जाएगा। और सिकुड़ने से, क्योंकि अमाउंट ऑफ वाटर जो इसके अंदर था वो बाहर निकल गया, जिसके कारण ये सिकुड़ करके कुछ इस तरह में ये दिखाई देगा। इस घटना को हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस, और जिस सेल के अंदर ये घटना होती है उसको कहते हैं हम प्लाज्मोलाइज्ड सेल। अब एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये तो थोड़ा इमेजिनरी था, अब यहाँ पर थोड़ा रियलिटी में आते हैं। दोस्तों सपोज आपने एक प्लांट सेल को लिया और उसको आपने डाल दिया 0.2 मोल सुक्रोज कंसंट्रेशन में, ठीक है। तो इसमें अभी ये नॉर्मल सेल रहेगा, यहाँ पर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आप कंसंट्रेशन सुक्रोज की बढ़ा दें, यानी 0.3 मोल कंसंट्रेशन आप कर दें मोलर, अब तो यहाँ पर क्या होगा, हल्का हल्का सा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेल वॉल से सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। इस घटना को हम कहते हैं, ये स्टेज दिखाई गई है प्लाज्मोलाइसिस की। तो नंबर बी डायग्राम में आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये सेपरेट हो रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल से सेपरेट हो रही है। इसको हम कहेंगे इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस, यानी ये एक इनिशियल स्टेज है प्लाज्मोलाइसिस की। अब क्या होगा यहाँ पर, जब आप 0.4 मोलर कंसंट्रेशन ले लेंगे सुक्रोज का, अब क्या होगा, तो अब ये होता ये है कि ये जो आप देख रहे हैं पूरी तरीके से कंप्लीटली प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल से सेपरेट हो चुकी है, क्योंकि धीरे धीरे अमाउंट ऑफ वाटर लॉस हो जा रहा है, ठीक है, वाटर धीरे धीरे बाहर निकल रहा है। तो इस तरह से धीरे धीरे ये जो प्रोटोप्लाज्म है ये पूरी तरीके से सिकुड़ जाएगा। इसी घटना को हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। अब डीप्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, अभी तो आपने इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाला था जिसकी वजह से अमाउंट ऑफ वाटर लॉस हो गया सेल के अंदर। लेकिन अगर आप हाइपर की जगह हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ले, यानी अब बाहर की कंसंट्रेशन कम है और सेल के अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इस कंडीशन में क्या होगा, अब बाहर से जो वाटर है वो सेल के अंदर एंटर करेगा। जैसे कि किशमिश में होता है एंडोस्मोसिस, जैसे कि आप किशमिश को प्योर वाटर के अंदर डाल दें तो वाटर की कंसंट्रेशन लेस है, सबको पता है प्योर वाटर की कंसंट्रेशन एकदम लेस है। अब यहाँ पर क्या होगा, जो अंगूर के अंदर जो कंसंट्रेशन है प्रोटोप्लाज्म का वो ज़्यादा है, तो वाटर कहाँ से कहाँ मूव करेगा, लेस कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ, यानी वो अंगूर के अंदर पानी एंटर करता रहेगा। इस घटना को हम कहेंगे एंडोस्मोसिस, और अंगूर धीरे धीरे फूल जाएगा, किशमिश फूल जाएगा। तो वही घटना यहाँ पर भी होगी, यानी सेल दोबारा से जो प्लाज्मोलाइड सेल था, यानी ये जो सेल है, अगर इसको फिर दोबारा से आप हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दें तो ये दोबारा से वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, यानी अब इसमें एंडोस्मोसिस की क्रिया होगी और ये फिर दोबारा से अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। इस घटना को कहते हैं हम डीप्लाज्मोलाइसिस, ये अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा जैसे कि यहाँ पर है। तो अब आप लिख सकते हैं थ्योरी, आई होप आपको सिंपली समझ में आ गया होगा कि प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, डीप्लाज्मोलाइसिस क्या होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले थ्योरेटिकल में भी वही बातें लिखी हुई हैं जो मैंने आपको बताई। When a plant cell, जब आप एक प्लांट सेल को प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जब आप इसको एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं तो क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ एक्सोस्मोसिस स्टार्ट। एक्सोस्मोसिस का मतलब यानी अब अंदर से वाटर जो है वो बाहर एक्सटर्नल मीडियम में यानी बाहर के सॉल्यूशन में जा रहा है ड्यू टू द कंसंट्रेशन डिफरेंस के कारण, ठीक है। सो वेयर द वाटर फ्रॉम सेल सेप, यानी जो सेल सेप के अंदर जो वाटर है स्टार्ट डिफ्यूजिंग, वो डिफ्यूज होना स्टार्ट हो जाएगा कहाँ पर, इनटू द सॉल्यूशन जो कि हमने एक्सटर्नल मीडियम में लिया हुआ है, थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। अब क्या होगा, इट रिड्यूस द टेंशन ऑफ सेल वॉल, ये सेल के अंदर जो खिंचाव है, सेल वॉल के अंदर जो खिंचाव होता है, जो प्रेशर होता है, टेंशन होता है, उसको रिड्यूस कर देगा। क्योंकि वाटर तो निकल रहा है, वाटर की वजह से उसमें दबाव पड़ रहा था, ये देख जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं पूरी तरीके से वाटर पर दबाव हो रहा था। लेकिन अगर आप इसके अंदर जो वाटर निकाल देंगे तो अब यहाँ पर कोई दबाव नहीं होगा, कोई प्रेशर नहीं होगा, ठीक है, श्रिंक हो जाएगा, धीरे धीरे क्या होगा, सिकुड़ने लग जाएगा। सो द इट इज रिड्यूस द टेंशन ऑफ सेल वॉल एंड रिजल्ट इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म ड्यू टू द कंटिन्यूअसली लॉस ऑफ वाटर। क्या होगा, इन कॉन्ट्रैक्शन यानी सिकुड़ना, धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होगा ऑफ द प्रोटोप्लाज्म सिकुड़ने लग जाएगा, और जिसके कारण क्या होगा, एंड रिजल्ट इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटोप्लाज्म ड्यू टू द कंटिन्यूअस लॉस ऑफ वाटर के लॉस होने की वजह से प्रोटोप्लाज्म कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा।
तो दोस्तों अभी तक हमने ऑब्जर्व किया कि वाटर लॉस होने के कारण प्रोटोप्लाज्म कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है। दूसरे घटना में क्या होगा, नाउ द प्रोटोप्लाज्म स्टार्ट सेपरेटिंग। ये जो प्रोटोप्लाज्म है ये सेपरेट होता है फ्रॉम द सेल वाल से, एंड द आफ्टर सम टाइम्स कंप्लीट प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल बिकम राउंडेड। ये गोलाकार हो जाएगा जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, और इन शेप ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन और श्रिंकेज ऑफ सेल के श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन के कारण। दिस फिनोमिनन और प्रोटोप्लाज्म इन द सेल इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। इसी घटना को हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। एंड सच ए सेल, जैसे कि जिस सेल का आपने एग्जाम्पल लिया है जिसमें ये पूरी क्रिया हुई, पूरा प्रोसेस हुआ, उसी को कहा जाता है प्लाज्मोलाइज्ड सेल। द स्पेस बिटवीन, अब एक चीज और नोट करना होगा यहाँ पर, जैसा कि इन दोनों के बीच आप स्पेस देख रहे हैं, ये सेल वाल है और ये प्रोटोप्लाज्म है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इन दोनों के बीच ये जो स्पेस है, द स्पेस बिटवीन सेल वाल एंड कॉन्ट्रैक्टेड प्रोटोप्लाज्म इज फिल्ड विद द एक्सटर्नल सॉल्यूशन ऑफ द मीडियम। जो आपने एक्सटर्नल सॉल्यूशन लिया था मीडियम में, वो इसके अंदर एंटर कर जाएगा। किनारे किनारे पर यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ठीक है, वो एंटर कर जाएगा। कंप्लीटली प्लाज्मोलाइज्ड सेल, जब कोई सेल कंप्लीट रूप से प्लाज्मोलाइज्ड हो जाए, यानी उसके अंदर वाटर पूरी तरीके से निकल जाए, तो वो हाइपरटोनिक, अब उसे आप हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालें। हालांकि पहले आपने हाइपरटोनिक में डाला था, अब आप उसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालें तो उसमें होगा एंडोस्मोसिस। सेल जो है अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद। अब इस घटना को कहते हैं हम डी प्लाज्मोलाइसिस। तो आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड कि मैंने यहाँ पर क्या समझाया। प्लाज्मोलाइसिस और डी प्लाज्मोलाइसिस को आप समझ चुके हैं। अब हम समझेंगे इम्बाइबेशन के बारे में। सबसे पहले आप इसको फटाफट नोट कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, फाइनली हेडिंग डाल लीजिए इम्बाइबेशन। इम्बाइबेशन का टॉपिक जब भी एग्जाम पेपर में पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन में ही पूछा जाता है, चाहे 1 नंबर में पूछा जाए या 2 नंबर में। तो नोट करेंगे इम्बाइबेशन बेसिकली क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे मटेरियल्स, गम, स्टार्च, सेलुलोज, जिलेटिन या अगार अगार जो कि हाईली इम्बाइबिंग होता है, या फिर प्रोटीन, ये एक ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिन्हें आप अगर पानी के अंदर डाल दें, वाटर के अंदर डाल दें, तो ये वाटर को एब्जॉर्ब करने लग जाते हैं और एब्जॉर्ब करके ये फूल जाते हैं, और इसी घटना को कहा जाता है इम्बाइबेशन। तो सिंपली क्या है इम्बाइबेशन? सम मटेरियल्स लाइक गम, स्टार्च, सेलुलोज, जिलेटिन, अगार एंड प्रोटीन्स एटसेट्रा व्हेन प्लेस्ड इन वाटर, जब आप इनको वाटर में रखते हैं, दे एब्जॉर्ब इट, ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगे, अवशोषित कर लेंगे, एंड स्वेल्स अप, और फूल जाएंगे। एब्जॉर्ब करने के बाद ये फूल जाएंगे, और दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड इम्बाइबेशन। अब यहाँ पर ये जो लाइंस आपको दिखाई दे रही है, इनमें सिर्फ इतना बताया जाएगा कि इम्बाइबेशन भी एक डिफ्यूज़न की तरह है, जो कि ऑस्मोसिस की तरह परफॉर्म होता है। और इम्बाइबेशन होता क्यों है? क्योंकि एक तो आपने जो एक्सटर्नल मीडियम लिया है, जिसमें आप इसको, चाहे वो अगार अगार हो या सेलुलोज हो, स्टार्च हो, जिसके अंदर आप डालने वाले हैं, तो एक तो जो बाहर एक्सटर्नल जो आपने सॉल्वेंट लिया है, चाहे वो आप वाटर ले लें, एक तो उसका डिफ्यूज़न प्रेशर, और एक इनके अंदर, यानी चाहे आप जिलेटिन ले रहे हैं, सेलुलोज रहे हैं, एक इनके अंदर जो सॉल्यूशन है उसका डिफ्यूज़न प्रेशर, इन दोनों के डिफ्यूजन प्रेशर में एक बिग डिफरेंस होता है, और इसी डिफरेंस के कारण इम्बाइबेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। इसीलिए, और कब तक रहेगा? जब तक कि इन दोनों के बीच जो डिफ्यूज़न प्रेशर है, जब तक कि वो इक्वल ना हो जाए, तब तक ये स्वेलिंग होती रहेगी। आई मीन इम्बाइबेशन का प्रोसेस चलता रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। तो यहाँ पर नोट करेंगे, दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ डिफ्यूज़न, ये भी एक डिफ्यूज़न का ही टाइप है, जो कि परफॉर्म होता है लाइक ऑस्मोसिस की तरह। और इन दिस प्रोसेस देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ द लिक्विड ऑफ इम्बाइबिंग शेल्स, चाहे वो आप इम्बाइबिंग सेल स्टार्च ले रहे हैं, सेलुलोज ले रहे हैं, जिलेटिन ले रहे हैं, ठीक है, इम्बाइबिंग सेल एंड द लिक्विड ऑफ एक्सटर्नल मीडियम, और इन्हें आप जिस एक्सटर्नल मीडियम में चाहे आप वाटर में डाल रहे हैं, इन दोनों के डिफ्यूजन प्रेशर में डिफरेंस होने के कारण, और ड्यू टू दिस रीजन, इसी रीजन के कारण द प्रोसेस ऑफ इम्बाइबेशन टेक प्लेस, क्योंकि बड़ा डिफरेंस है, एंड इट कंटिन्यू, और ये कब तक कंटिन्यू रहेगा? टिल द प्रेशर ऑफ द सेल के अंदर जो प्रेशर है और एक्सटर्नल मीडियम में जो डिफ्यूजन प्रेशर है बिकम इक्वल, जब तक वो इक्वल और बैलेंस ना हो जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग, चना है, ठीक है, ब्लैक कलर का जो चना होता है, काला चना, या फिर छोले ले लीजिए, अगर आप इनको वाटर के अंदर डालेंगे तो ये धीरे धीरे फूल जाएंगे, ठीक है। मॉर्निंग में आप उठकर देखते हो ये फूल जाते हैं, तो ये भी एक तरीके का इम्बाइबेशन ही है, ठीक है, जिसमें वो मटेरियल है जो कि एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर को। सिग्निफिकेंस क्या है इम्बाइबेशन का? इम्बाइबेशन इनिशिएट सीड जर्मिनेशन, इम्बाइबेशन की वजह से ही सीड का जर्मिनेशन, बीजों का अंकुरन इनिशिएट होता है, यानी स्टार्ट होता है। इट हेल्प टू इनिशिएशन ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन बाय रूट, जो पौधे की जड़ें होती हैं पानी को एब्जॉर्ब करती हैं, इस चीज़ को इनिशिएट करता है इम्बाइबेशन। नंबर 3 पॉइंट, इट कॉजेस
इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ सीड। कोई भी सीड हो पानी को एब्जॉर्ब करेगा तो उसका आयतन यानी कि उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। एंड अल्टीमेटली क्या होगा, ब्रस्टिंग ऑफ टेस्टा और सीड कोट, उसका जो सीड कोट होता है ऊपर से जो कवरिंग होती है, और दूसरा उसका टेस्टा वो भ्रष्ट हो जाएगा, फट जाएगा। नंबर 4, ड्यूरिंग इम्बाइबेशन, जब भी इम्बाइबेशन का प्रोसेस होता है हीट निकलती है। हीट निकल रही है यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट निकली उसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या होता है, इसकी वजह से एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। सो ड्यूरिंग इम्बाइबेशन हीट एनर्जी इज रिलीज्ड विच फर्दर इंक्रीज द एक्टिविटीज ऑफ सेल ऑफ द लिविंग सेल सीड ऑफ द लिविंग शीड्स। जो लिविंग यानी कि जीवित शीड होते हैं, बीज होते हैं, उसके अंदर एक्टिविटीज़ बढ़ जाती है क्योंकि हीट रिलीज हो रही है। सो गाइज फाइनली ये इम्बाइबेशन का टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे हम एसेंट ऑफ सैप, उसकी सभी थ्योरीज को कवर करेंगे। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियोज़ की नीड है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।